आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन, इनका जो जीवन कार्य रहा है, इनका जो राज्यकाल रहा है, इसे हम आप तक पहुंचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमने पिछली बार देखा कि सम्राट हर्षवर्धन, इनकी सीमाएं इतनी विस्तारित है और कोई इतिहासकार इनके विषय में ये कहते हैं कि इन्होंने लगभग 36 साल तक लगातार युद्ध लड़ा और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। इन्हें हम मध्य भारत में देख सकते हैं, दक्षिण में देख सकते हैं, उत्तर भारत में देख सकते हैं, ये हमें अरब सागर तक दिखते हैं। और इस तरह इनका एक बहुत बड़ा जो विस्तार रहा है राज्य का, वो हम देखते हैं। वैसे सम्राट हर्षवर्धन के विषय में एक बात ज़रूर कही जाती है कि वे एक परोपकारी राजा थे। जाहिर सी बात है कि बाल्यकाल से लेकर तो उनके राज्य संभालते तक वे बौद्ध जीवन शैली से युक्त रहे हैं और बौद्ध आचरण शैली ये उनके जीवन का हिस्सा भी रही है। अब देखिए कि इनके राज्यकाल को एक बड़ा ही अच्छा राज्यकाल माना जाता है। हर्षवर्धन के आज की भूमि की आय के 4 भाग किए गए थे। इनकी जो राज की भूमि थी उसके 4 भाग किए गए थे और ये लिखा है चीनी यात्री ह्यूएन-त्सांग ने अपने यात्रा वर्णन में। इसमें से एक भाग जो है वो राज्य व्यवस्था पर खर्च किया जाता था, एक दूसरा भाग जो है वो राज्य के मंत्री और अन्य राज्य अधिकारियों पर खर्च किया जाता था। मतलब एक जो है वो राजकीय कार्य पर, मतलब राज्य व्यवस्था पर, मतलब पूरा जो राज्य कैसे चलेगा इस पर, और राज्य के मंत्री और उनके अधिकारीगण हैं उस पर एक हिस्सा खर्च होता था। एक हिस्सा इसका खर्च होता था विद्वान, कला एवं शिल्पकार, इन लोगों पर। अब देखिए बड़ा विशेष खर्च है कि ये विद्वानों पर, कलाकारों पर, शिल्पकारों पर इसका खर्च हो रहा है। और चौथा हिस्सा जो है वो धार्मिक कार्य के लिए प्रदान कर दिया जाता था। तो आप समझिए कि भाई राज्य की आय के 4 हिस्से बनाकर हर्षवर्धन इस तरह से अपनी पूरी आय को इस तरह से वितरित कर देते थे। व्यापारी बिना रुकावट से व्यापारार्थ स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण कर सकते थे। हर्षवर्धन के राज्य की यह भी विशेषता रही है कि यहाँ व्यापारियों के लिए कोई बंधन नहीं था। वे बेरोक टोक पूरे राज्य में कहीं भी भ्रमण कर व्यापार कर सकते थे। नदियां तथा नहरें यात्रियों के लिए खुली थी। नदियां भी खुली थी जलमार्ग के लिए, नहरें भी खुली थी जलमार्ग के लिए। बहुत कम चुंगी ली जाती थी, जो इनसे टैक्स लिया जाता था वो बहुत कम था। और सार्वजनिक कार्यों में जनता से सहायता की अपेक्षा की जाती थी, किंतु उन्हें उनके श्रम की मजदूरी मिलती थी। देखिए ये सार्वजनिक कार्य में जनता जब अपना सहयोग देती थी, मतलब जनता से अपेक्षा भी की जाती थी कि वो अपना सहयोग दे, लेकिन वो जब अपना सहयोग देते थे तो उसके श्रम की उन्हें मजदूरी भी मिलती थी। ये मजदूरी व्यक्ति के काम के अनुसार दी जाती थी। अब देखिए ये एक जिसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, मतलब राजा के राज्यकाल में, राजा तो राजशाही है वो, लेकिन उसमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतिबिंब हमें देखने मिलता है। तो इसलिए आप देखें कि बौद्ध पूजा पाठ है, इसमें एक बात ज़रूर मिलती है कि राजा भवतु धम्मिको। जब राजा धम्मिक होता है तो तब उसमें ये सब बातें मिलती हैं। धम्मिक होता है का मतलब वो नीतिवान होता है, शीलवान होता है और अपने आप में नीति और मूल्यों के साथ वो अपने राज्य कारभार को चलाता है। तो ऐसा राजकाज चलाने वाले जो राजा होते हैं वे राजा वास्तव में पूजनीय होते हैं। अब देखिए कि फौजदारी कानून गुप्त काल की तुलना में अधिक कड़ा था। इनके पास जो फौजदारी कानून था, क्रिमिनल लॉ जिसे कहें, ये गुप्त काल की तुलना में थोड़ा कड़ा था। साधारण अपराधी को आजीवन सजा दी जाती थी या फिर देश से निर्वासित कर दिया जाता था या फिर उसके अंग को भी कभी
निकाल दिया जाता था। अब देखिए कि इस तरह की यातना देकर अब ये किसी ऐसे गुनाह के लिए कि जिस गुनाह के लिए इस तरह की कठोर शिक्षा दी जाए। छोटे मोटे अपराध के लिए दंड स्वरूप राज्य कोष में पैसा जमा करवा लिया जाता था, यानी कि एक छोटा सा फाइन लेकर भी उनको छोड़ दिया जाता था, जैसा हम अमूमन आजकल देखते हैं। राज्य भर में प्रधान मार्गों पर, मुख्य नगरों में तथा ग्रामों में सम्राट ने अतिथि शालाएं बनवाई थी, जहां यात्रियों की सुविधा एवं सुखार्थ खाद्य भोज्य वस्तुओं की व्यवस्था तथा वैद्यों की सुविधा कर दी गई थी। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था है जो राजशाही में बहुत कम देखने को मिलती है। हर्षवर्धन के काल में ये देखने को मिली कि उन्होंने अतिथियों के लिए हर जगह पर अतिथि गृह बनाए थे और उनके निवास की और भोजन की व्यवस्था, लेकिन इसके साथ एक वैद्य को भी रखा था, एक हकीम को भी रखा गया था, एक डॉक्टर को रखा गया था कि वे अगर इनके स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कतें हो तो ये वहाँ पर उसे सॉल्व कर सके और वो ये सब सॉल्व करके इस तरह से वे अपने आप में थोड़ा सुरक्षित महसूस करें। हर्षवर्धन के काल में भारतवर्ष की उन्नति देखकर ह्यूएन त्सांग को आश्चर्य हुआ। ह्यूएन त्सांग ने हर्षवर्धन काल में भारतवर्ष की जो उन्नति है इसे देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि लोगों का जीवन स्तर पर्याप्त ऊंचा था, मतलब उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बिल्कुल उन्हें हाई नजर आया। रजत और स्वर्ण मुद्राओं का इस्तेमाल किया जाता था, भूमि उपजाऊ थी, अनेक प्रकार का अनाज उत्पन्न किया जाता था, फल एवं सब्जियों की भी पैदाइश होती थी। फल सब्जियों की पैदाइश होती थी, अनाज उत्पन्न किया जाता था। राज्य में शांति बनाए रखने के लिए सीमा प्रदेशों पर सेना का कड़ा पहरा था और सिपाही घोड़ों पर सवार होकर रात्रि काल में राजमहल की रक्षा करते थे। सैनिकों की टुकड़ी या रेजिमेंट द्वारा की जाने वाली सेवा के अनुसार सैनिकों को वेतन दिया जाता था। पैदल सेना, अश्व सेना, रथ सेना तथा हाथी सेना, चतुर्विध सेना पर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी और प्रत्येक सेना का सेनाध्यक्ष 4 घोड़ों के रथ पर सवार होता था। तो इस तरह से ये जो सेना की व्यवस्था, उसके राजकाज की व्यवस्था और उनके यहाँ जो उत्पन्न है उसका एक समान बंटवारा 4 भागों में, और उसके लिए भी धर्म कार्य के लिए अलग, कलाकारों के लिए अलग, कला की रक्षा के लिए, अपने राज्य और उसके अधिकारियों के लिए एक अलग व्यवस्था और अपने राज्य को चलाने के लिए एक अलग व्यवस्था। ऐसे इस तरह से सम्राट हर्षवर्धन का ये राजकाज आगे बढ़ता रहा। हमें यहाँ पर रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम आज की बात को इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ाएंगे और इसी कड़ी में जब हम आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।